कल हम लोगों ने जॉब कार्ड के बारे में अध्ययन किया था। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर यह पांडुरंगा है और पांडुरंगा एक सीमांत किसान है, इसके पास 0 से लेकर 2.5 एकड़ तक की जमीन है। अगर यह पांडुरंगा वयस्क है और अकुशल शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति है, तो यह एक आवेदन पंचायत कार्यालय में दे सकता है कि मुझे जॉब कार्ड चाहिए। मान लीजिए यह पंचायत कार्यालय है, पंचायत कार्यालय में जाकर अपना आवेदन जमा कर देगा और उसका आवेदन पंचायत सचिव के नाम पर होना चाहिए। आवेदन जमा करने के बाद 15 दिन के भीतर इसको जॉब कार्ड की प्राप्ति हो जाती है। अगर 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड नहीं मिलता है तो यह कार्यक्रम अधिकारी खंड स्तर पर कार्य करता है। अगर 15 दिन के भीतर इसको जॉब कार्ड नहीं मिलता है तो यह कार्यक्रम अधिकारी से अपनी शिकायत कर सकता है कि आवेदन देने के पश्चात भी मुझे जॉब कार्ड जारी नहीं हुआ, और ये जो जॉब कार्ड जारी होने की प्रक्रिया को ही पंजीकरण कहा जाता है। अभी इसको जॉब कार्ड मिल जाएगा तो एक बार जब जॉब कार्ड मिल जाता है तो एक जॉब कार्ड की अवधि एक जॉब कार्ड की अवधि 5 वर्ष की होती है। एक बार अगर पांडुरंगा को जॉब कार्ड मिल गया तो उस जॉब कार्ड के जरिए वो 5 साल तक मनरेगा के तहत कार्य प्राप्त करता रहेगा। 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के बाद पांडुरंगा को अपना जॉब कार्ड नवीनीकरण करना होगा। तत्पश्चात वो नए काम के लिए पंचायत कार्यालय में कार्य के लिए मांग कर सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ये जो 5 वर्ष की अवधि है, यह जो तथ्य है यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक बार जॉब कार्ड जारी होने के बाद उसकी अवधि कितने वर्षों तक होती है, तो आप बताएंगे 5 वर्षों तक होती है। या आपको इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछ सकता है, जैसे कि जॉब कार्ड की नवीनीकरण की अवधि कितनी होती है, तो आप बताएंगे 5 वर्ष की होती है। तो अभी जॉब कार्ड की अवधि कितनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष हो जाएगी। अगर रद्द करने की बात है तो रद्द ये तभी हो सकता है जब भी कोई क्या पेश करे, तो डुप्लीकेट अगर कोई जाकर दिखाता है जॉब कार्ड, मान लीजिए फोटोकॉपी कर लिया, फोटोशॉप कर लिया। आजकल तो डीप फेक टेक्नोलॉजी आती है जिसमें आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो कि ऐसी इस तरीके से वो बन सकता है। तो अगर डुप्लीकेट लेकर हो जाता है तो वहाँ का जो भी ग्रामीण सेवक रोजगार जो मनरेगा के लिए डेडिकेटेड होता है, संविदा में उसकी नौकरी लगती है, उसके लिए कोई परीक्षा नहीं होता। मनरेगा के लिए डेडिकेटेड अगर कोई सबसे लोअर लेवल का अधिकारी है तो ग्रामीण सेवक रोजगार होता है। ठीक, तो अभी वो इसको रद्द नहीं कर सकता है। और रद्द कब करेगा, जब डुप्लीकेट हो। और दूसरी बात कि वो परिवार, जिस परिवार का जॉब कार्ड है, वो गांव से या ग्राम पंचायत से क्या कर चला हो, पलायन, तो ये वाला जॉब कार्ड क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। जबरन में क्यों रखेंगे डेटाबेस को, जब वहाँ से चला ही गया है। आप भी तो जो सामान पुरानी हो जाती है उसे निकाल देते हैं। जब वो परिवार उस ग्राम पंचायत में है ही नहीं तो उसका डिटेल डेटाबेस में रखने का कोई भी अर्थ है नहीं। तो अभी वो ग्राम पंचायत से क्या कर गया हो, पलायन कर गया हो। पलायन का मतलब क्या है, माइग्रेट कर गया हो और ग्राम पंचायत में निवास नहीं कर रहा हो, तो उसका जॉब कार्ड क्या कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। तो जॉब कार्ड रद्द करने के 2 तरीके हैं। आमतौर पे रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन 2 क्या हैं, अपवाद हैं। एक क्या,
जब ही वो डुप्लीकेट पेश करेगा या परिवार क्या कर गया हो, माइग्रेट कर, लोग बसने चले जाते हैं परमानेंटली एक गांव से दूसरे गांव, तो जब पलायन कर गया हो और वहां निवास नहीं कर रहा हो तो जॉब कार्ड को क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो जरा लिखिए इन दोनों को, शायद इसको यहाँ से कल से नहीं लिखे थे, तो ये अवधि ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में ये आएगा कि जॉब कार्ड की अवधि कितनी होती है, तो 5 वर्ष की होती है। और हाँ, हाँ, अभी एक परिवार में एक APL BPL नहीं हो सकता है। कैसे, जैसे देखिए अभी आमतौर पर क्या होता है, एक कोई बुजुर्ग होता है तो उसके अभी 3-4 बेटे हो गए मान लीजिए, तो रहे वो एक परिवार में, लेकिन अभी सबका अलग अलग कार्ड बन जाता है, अलग अलग लोग बनवा लेते हैं। किसी की शादी नहीं भी हुई रहती है तो पर भी बनवा लेते हैं आजकल, तो ऐसा भी होता है। तो अभी APL BPL के लिए फिर अलग परिभाषा है, तेंदुलकर समिति आएगा। अगर कोई महीना में 816 रुपये कमाता है तो फिर वो गरीब नहीं है। अगर शहरी क्षेत्र में है तो 1000 रुपये महीने भर में कमाता है तो गरीब नहीं है। तो एक परिवार में अभी आपका एक BPL ही बनेगा। अगर APL बन रहा है दूसरा परिवार हो जाएगा वो, फिर बोलो एक परिवार में भाई मैं हूँ, 2 भाई हैं, ठीक, तो एक परिवार मेरा हो गया, एक परिवार किसका हो गया, मेरे भाई का। मेरा भाई अगर ग्रामीण क्षेत्र में है 816 रुपए से ज्यादा कमा रहा है तो उसका कार्ड किसका बनेगा, APL का बनेगा। और APL BPL फिर लागू कहाँ करोगे, तो राशन कार्ड में। कहाँ करेंगे, राशन कार्ड में। ये मनरेगा सार्वभौमिक है, हर कोई जा सकता है अगर वो अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक है और उसको उतनी मजदूरी दर में कार्य करने को उचित लगता है तो वो जा सकता है। लेकिन APL BPL एक ही परिवार में हो ही नहीं सकता है, 2 कार्ड नहीं बन सकते हैं। और APL BPL अभी आप राशन कार्ड से उसको जोड़ रहे हैं, राशन कार्ड डिफरेंट है। राशन कार्ड का आधार क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और छत्तीसगढ़ इस मामले में अग्रणी था, 2012 में ही पास कर दिया था केंद्र में कानून बनने से पहले। तो इसके तहत राशन कार्ड है, समझ रहे हैं। तो इसके तहत जो 2 जॉब कार्ड भी नहीं बन सकती एक परिवार में। हाँ, अभी अगर आप ये पेश कर दें कि वो परिवार क्या है, अलग है, तब बात बन जाएगी। चलें आगे। अब इसको कार्ड मिल चुका है, 5 साल तक ये काम कर सकता है। तो प्रोसेस में भी ध्यान रख रहे हो, पहले क्या था, पंजीकरण था, पंजीकरण के बाद फिर क्या मिल जाता है, जॉब कार्ड मिल जाता है। अब यह जॉब कार्ड कितने साल तक वैलिड रहेगा, 5 साल तक रहेगा। अभी देखते हैं कार्य की अवधि। कार्य की अवधि, तो अभी कार्य की अवधि कितना दिया हुआ है, तो 100 दिन का रोजगार किसको, अकुशल शारीरिक श्रमिक को। तो 100 दिन का रोजगार इसमें मिलता। अगर जॉब कार्ड किसी के पास है तो वो कह सकता है, या फिर उसको यह अधिकार होगा कि वो 100 दिन का रोजगार प्राप्त करे। ये रोजगार उसको कहीं भी मिल सकता है। अगर मैं किसान हूं, अगर मेरा डबरी पास हुआ है, मेरा डबरी बनेगा तब वो काम कर सकता है, या सामूहिक ग्राम पंचायत का कोई तालाब बन रहा है तो वहां जाके कर सकता है इस जॉब कार्ड को दिखाकर। लेकिन यहाँ पर अभी आप लोगों को एक बात विशेष रूप से गौर करना चाहिए। अभी ADO में ही नहीं, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि 150 दिन का भी रोजगार का प्रावधान है। कहाँ पर, तो पूछ रहे हैं क्या कोई, 150 दिन का भी रोजगार का प्रावधान है कहाँ पर, तो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, इसको ब्रीफली कहते हैं वन अधिकार अधिनियम। इसी का शॉर्ट नेम और पॉपुलर या लोकप्रिय नाम क्या है, तो वन अधिकार अधिनियम। इसी को संक्षेप में कह देते हैं
वन अधिकार अधिनियम 2006, अंग्रेजी में लिखा रहता है FRA, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो ध्यान से देखिए, अगर इस अधिनियम के तहत किसी परिवार को अगर वन पट्टा मिला हुआ है, तो यहाँ ये भी ध्यान में रख लो, वन पट्टा किसके तहत दिया जाता है? इसी अधिनियम के तहत दिया जाता है। वर्ष 2006 में भारत सरकार को समझ में आया कि अभी अगर वनों का संरक्षण करना है तो जनजातियों को भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ रहते हैं? वनों में। एक वैज्ञानिक की तुलना में वैज्ञानिक सिद्धांत जान सकता है वन के संरक्षण करने का, लेकिन जमीनी स्तर पर लागू करना कौन जानेगा? तो वहाँ रहने वाला। तो ये अधिनियम बना के भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को वन क्षेत्र में वहाँ के संसाधनों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो उसी अधिनियम के तहत क्या जारी किया जाता है? वन पट्टा जारी किया जाता है। और जिस परिवार के पास वन पट्टा है वह कितने दिन की दावेदारी प्रस्तुत करेगा? तो 150 दिनों की। तो समझ गए इसका मतलब क्या है? 100 और 150 का मतलब वे परिवार जिनके पास वन पट्टा है, अगर वो वन पट्टा है तो वो अपने जॉब कार्ड के तहत कितने दिन की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? 150 दिनों की। और वन पट्टा किसके तहत मिलता है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अभी अंग्रेजी बता देते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स एक्ट 2006। ये पूरा अंग्रेजी हो जाएगा, इसी को संक्षेप में वन अधिकार अधिनियम 2006 कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी ये नहीं लिखे रहेगा, कभी इसको लिख देगा तो कभी इसको लिख देगा। तो ये अभी आप ध्यान में रखना, ये दोनों चीजें क्या हैं? एक समान है। अभी इसी अधिनियम को संक्षेप में या छोटे रूप में क्या कह देते हैं? वन अधिकार अधिनियम 2006। कहाँ नहीं कहते? तभी किसी का लंबा नाम रहता है तो छोटा नहीं बना देते हैं? बोलिए। तो यहाँ भी वही किया गया है, इतने लंबे बोलने के बजाय क्या कह दिया जाता है? वन अधिकार अधिनियम 2006। कब बना था? तो 2006 में। तो इतनी बात समझ गए। 100-150 वाला केस क्या है? ठीक। और ये भारत सरकार वाला है। ठीक। अभी आते हैं, देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या मामला चल रहा है। ठीक। अभी पहले ही हम बताए थे कि मनरेगा के तहत राज्य सरकार अपना अपना क्या बनाएगी? नियम बनाएगी, लेकिन उनका नियम इस कानून के तहत ही होना चाहिए। किसी भी मामले में इस कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर इस कानून का उल्लंघन होता है और मामला न्यायालय जाएगा तो उस प्रावधान को फिर रद्द कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो राज्यों को सीमित रहना है। अभी बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में 2013-14 से सामान्य श्रेणी के लोगों को भी कितने का रोजगार दिया जा रहा है? तो 150 दिनों का। कितने का दिया जा रहा है? 150 का, सामान्य वालों को। ठीक। और इसमें से अभी तो केंद्र सरकार कितने का पैसा देगी? 100 दिन का ही देगी अगर सामान्य श्रेणी में हो तो। इस 100 दिन में भी कुछ केंद्र सरकार देती है, कुछ राज्य सरकार लगाती है। सीखेंगे कितना कितना रेशियो रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी 100 दिन का जो पैसा होगा कुछ कहाँ से आएगा? केंद्र सरकार से। लेकिन जो 50 दिन एक्स्ट्रा दे रही है कौन? छत्तीसगढ़ सरकार। तो इसका वहन कौन करेगा? तो राज्य सरकार करेगी। 50 अतिरिक्त दिन का वित्त वहन राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार करेगी। लिखिए, समझ पाई इसको? यहाँ भी कोई शंका? तो अभी इस 150 में और इस 150 में कंफ्यूज मत होना आप। ठीक। इसीलिए हम छत्तीसगढ़ के मामले को अलग बता रहे हैं। ये अभी ये मनरेगा में ये सब स्टेट को ऑब्लिग्ड है। समझ रहे हैं? अभी ये 150 छत्तीसगढ़ दे रही है, अपने मन से दे रही है 50 दिन को। केंद्र सरकार इसको नहीं कह रही है।
समझ रहे हैं। तो इसका पैसा नहीं देगी केंद्र सरकार, इसका पूरा 100% किसको वहन करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को करना पड़ेगा। लिख लिए, चले आगे। छत्तीसगढ़ सरकार सूखा प्रवण क्षेत्र को 200 दिन वाले रोजगार देती है। सूखा प्रवण क्षेत्र, ड्रॉट प्रॉन एरिया में कितने दिन का रोजगार देती है, तो 200 दिन का रोजगार देती है। समझ गए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक क्या है, तो शहरी भी है। तो यहाँ आपको यह बात ध्यान में रखना चाहिए, हम वही बात किसकी कर रहे हैं, तो ग्रामीण वाले की। इसके दो भाग हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, एक कैसा है, शहरी है, और दूसरा कैसा है, ग्रामीण। अभी इसके तहत भी कार्य चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार अतिरिक्त इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी वालों को या सामान्य क्षेत्र वालों को, ये उससे अतिरिक्त है ना, सामान्य क्षेत्र वालों को 90 दिन और दुर्गम क्षेत्र रिमोट एरिया पहाड़ी क्षेत्र को 95 दिन का अतिरिक्त देती है। समझ रहे हो। तो अभी अगर मैं सामान्य क्षेत्र में हूँ तो मेरे को 150 का मिला, छत्तीसगढ़ का अगर मैं निवासी हूँ तो ठीक, सूखा प्रवण क्षेत्र में होता तो 200, और अगर मैं उसमें भी हूँ ट्राइबल वाले एरिया में हूँ या मेरे पास वन पट्टा है तो 150 मिल जाएगा। ठीक। इसके अतिरिक्त अगर कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला घर बन रहा है तो सरकार उसमें भी क्या देती है, तो 90 दिन का रोजगार देगी। और अगर वह घर कहाँ बन रहा हो, दुर्गम क्षेत्र में, रिमोट एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में। दुर्गम का कहने का मतलब है कि वहाँ से एक्सेस नहीं होता। रिमोट हम कब यूज़ करते हैं, दूरी के लिए, जहाँ जा नहीं सकते हैं, जा सकते हैं लेकिन अभी चमकाते हैं, मतलब दूर से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं जहाँ आवागमन की सुविधा नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, तो दुर्गम क्षेत्र कहते हैं। और ये दुर्गम क्षेत्र कहाँ हो सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र नहीं होते, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में संचार आवागमन बेहतर होता है, प्लेन एरिया होता है, तो रोड आसानी से बनाए जा सकते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में न तो रेल नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं आसानी से आप, न तो रोड बना सकते हैं, लागत भी ज़्यादा आती है, और वहाँ भूस्खलन, क्योंकि ज़मीन असमतल होती है तो वहाँ अनेक प्रकार के मेंटेनेंस मरम्मत का भी कार्य ज़्यादा रहता है। इसीलिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं मुख्य धारा से जल्दी जुड़ नहीं हो पाते, क्योंकि हम बात किए थे ग्रामीण क्षेत्र का रीढ़ क्या है, तो सड़क की ही व्यवस्था ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होती, क्योंकि वहाँ बनाना भी आसान नहीं होता है। तो समझ गए इस बात को। तो कार्य की अवधि में स्पष्ट हो तो 90 दिन प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना वाले में है और 95 दिन इसी योजना के तहत दुर्गम क्षेत्र में है। अगर सामान्य क्षेत्र में आप हैं तो 150 दिन का, और अगर कोई वन पट्टा धारी है तो उसको भी 150 का, और अगर कोई सूखा प्रवण क्षेत्र में है तो 200 दिनों का। इतनी बात स्पष्ट है। चलें आगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लिख लिए हो। अभी मानो कि कोई काम चल नहीं रहा है और पांडुरंगा को अभी काम मिला नहीं है, तो क्या करेगा, कार्य की मांग करेगा। क्या करेगा वो, कार्य की मांग। अभी कोई भी गतिविधि हो नहीं रही है मनरेगा के तहत, न तो किसी का डबरी बन रहा है, न तो सामूहिक रूप से तालाब हो रहा है, तो तालाब का निर्माण हो रहा है, तो उसे काम चाहिए होगा। बोलो, तो काम के लिए फिर से क्या करेगा, आवेदन देगा। बोलिए, आवेदन कहाँ देगा, तो पंचायत कार्यालय में। किसके नाम से, पंचायत सचिव के नाम से। मैं पांडुरंगा, मेरी पत्नी माधुरी देवी, ऐसा लिख कर वो देगा। बोलिए, किसके नाम से, तो पंचायत सचिव के नाम से। ठीक। तो जो भी रहेगा, अगर मान लीजिए हम लोग के केस, हम लोगों ने पांडुरंगा को रखा था, आवेदन देगा, पंचायत कार्यालय जाएगा, और किसके नाम से एप्लीकेशन रहेगी, तो पंचायत सचिव के नाम से। और आवेदन की तिथि से उसे एक पावती दिया जाएगा, रिसिप्ट दिया जाएगा, रसीद दिया जाएगा। बोलो, तो आवेदन की तिथि से 15 दिन
के भीतर उसे काम उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन उस एप्लीकेशन में जो आवेदन वह दे रहा है, उस एप्लीकेशन में उसे यह मानना पड़ेगा कि वह 14 दिन तक लगातार कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि आज मैं काम मांगा, मेरे को दे दिए, मैं एक दिन किया, फिर रफू चक्कर वाला मामला यहाँ नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आप 14 दिन तक कम से कम वहाँ कार्य करोगे। भाई कोई काम शुरू किया जाएगा तो उसका पूर्ण भी तो होना। कोई एक दिन काम किया, निकल लिया, मामला उसका सेट हो गया तो फिर ऐसा चलेगा नहीं। तो 14 दिन तक लगातार काम करने का क्या रहेगा, प्रावधान रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये जो 14 दिन 15 दिन यही सभी पूछे जाएंगे, कथन बनाए जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? बोलो। तो इसीलिए प्रोसेस वाइज बता रहा हूँ कि अभी आपको मिल गया 100 दिन का, 150 का, इसके बावजूद अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, कानून में लिखा हुआ है, तो काम नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ जाएंगे, काम मांगने जाएंगे। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा पंचायत सचिव के नाम से। उसमें आप पूरा अपना डिटेल देंगे, जॉब कार्ड नंबर देंगे और बताएंगे कि मैं 14 दिन तक या उससे ज़्यादा काम करने को तैयार हूँ। तो सरकार आपको काम उपलब्ध कराएगी, और काम उपलब्ध कराएगी तो वो जो कार्य स्थल है, वह जो कार्य स्थल है वह 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर ऑब्जेक्टिव में बनेगा यह वाला। समझ रहे हैं? तो जो भी काम दिया जाएगा वह परिवार के 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। और अगर 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, अगर दूर में है, अगर 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं है, के दायरे में नहीं है, तब इस परिस्थिति में उसको, अगर कार्य स्थल वर्किंग प्लेस 5 किलोमीटर के रडार में नहीं है, तब उसको परिवहन का एवं रहने के खर्च को वहन करने के लिए, खर्च को वहन करने के लिए 10% अधिक मजदूरी दी जाएगी। 10% अधिक मजदूरी दी जाएगी। 10% किसका, जो पहले दिया जा रहा था जितनी मजदूरी। समझ रहे हैं? तो ये बात ध्यान रखना, कार्य मांगोगे तो कार्य का 5 किलो के रडार में होना जरूरी है। अगर कार्य स्थल 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं है तो आपको अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा, ताकि आप अपने परिवहन का और रहने का खर्च को संभाल सकें। ठीक उसी तरीके से जैसे परीक्षा होता है, तो अगर किसी को सेंटर दूर मिल जाता है तो आने जाने का वो देते हैं कि नहीं, भत्ता। उसी तरीके से यहाँ भी एक प्रावधान है, अगर कार्यस्थल 5 किलोमीटर के बाहर में है तो आपको एक भत्ता मिलेगा, परिवहन भत्ता कह लीजिए या फिर रहने का भत्ता कह लीजिए, जो कितना होगा तो 10% होगा। तो ये 10%, ये 5 किलोमीटर, ये 14 दिन, ये 15 दिन, ये सभी क्या है तो तथ्य हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये जो फैक्ट हैं। लेकिन ये फैक्ट देख रहे हो, यही मैं बार बार कह रहा था, ये जो नंबर्स हैं जल्दी नहीं होंगे, अगर सही तरीके से नहीं समझोगे तो गलती यहाँ तो होगी ही होगी। तो प्रोसेस से समझना है कि पंजीकरण करना है, पंजीकरण के बाद इतना दिन मेरे को काम मिल सकता, अगर नहीं मिला तब क्या करूंगा, आवेदन दूंगा। आवेदन देने के 15 दिन के अंतर्गत मेरे को क्या मिलेगा, काम मिलेगा। लेकिन काम कहाँ होना चाहिए मेरा, 5 किलोमीटर के अंदर। बोलिए, तो 5 किलोमीटर के अंदर। अब ग्राम पंचायत कराएगा ही 5 किलोमीटर के अंदर, मजबूरी है, क्योंकि उसको 10% ज़्यादा देना पड़ेगा, इतना तो देना वो चाहेगा नहीं। तो कोशिश क्या करेगा, काम क्या हो, 5 किलोमीटर के दायरे में ही हो। लेकिन फिर भी कभी कभी प्रयास करने से भी कभी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। अगर ऐसा केस आ जाए कि जब कार्यस्थल 5 किलोमीटर के बाहर हो, तो वहाँ जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनकी आय कम न हो, इसीलिए 10% उनको अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा, ताकि परिवहन और रहने का खर्च उनका बच जाए। समझ रहे हैं? बोलो, लिखो।
अभी वॉइस तो आ रही है ना ऑनलाइन वाले, लिख लिए हो? चलें आगे। तो बात समझ गई इतनी? ध्यान रहेगा आप लोगों को, रिवीजन करना है बार बार। तो जरा देखिए, सोचिए, समझिए कि किस तरीके से कभी जो सरकार है वह अपने नागरिकों का ध्यान रखती है ताकि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सरकार का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि आप समाज कल्याण की ओर कार्य करेंगे। तो यह एक प्रकार का क्या है? सामाजिक कल्याणकारी योजना है, मनरेगा, सोशल वेलफेयर स्कीम है। समझ रहे हो? ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे भारतवर्ष में जिसकी रोटी, कपड़ा और मकान की भी आवश्यकता पूर्ति न हो सके। सरकार कोशिश करती है सभी लोग सुखी से जिए। चलें आगे। हाँ, अभी अगर मान लो कोई आवेदन दिया और उसको काम 15 दिन के अंतर्गत नहीं मिला, तो फिर वह किसका हकदार होगा? बेरोजगारी भत्ता का। अभी आपने पंजीकरण किया, जॉब कार्ड मिला तो आप अब हकदार हो गए मनरेगा में नौकरी पाने को। लेकिन मनरेगा में आपको नौकरी नहीं मिला तो आपने पंचायत कार्यालय आपने गए और वहाँ पर आपने अपना आवेदन जमा किया, मुझे क्या चाहिए? काम चाहिए। आपको काम मिलना था 15 दिन में 5 किलोमीटर के रेडियस पर, तो आपको काम नहीं मिला। तो अब आप किसका दावा करेंगे? तो बेरोजगारी भत्ता का दावा करेंगे। तो अब यहाँ से क्या टॉपिक निकलेगी हमारी? बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता। ठीक, यहाँ तक की बात स्पष्ट है सबको? हाँ, तो अभी सबसे पहले तो मनरेगा, यानी कि इसमें अधिनियम भी आ गया है। ठीक, अभी अधिनियम मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि एक्ट आ चला है इसमें। तो मनरेगा 2005 की धारा 7 में बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख है। बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख है। समझ रहे हैं? और बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाएगा? जब कार्य की मांग करने वाले आवेदन की तिथि से 15 दिन के भीतर रोजगार प्राप्त नहीं होता है। समझ रहे हैं? अगर आपने कार्य का मांग वाला आवेदन दिया और आवेदन की तिथि से आपको पावती दिया जाएगा, उस पावती का 15 दिन जैसे ही होगा आप तुरंत जाएंगे और बोलेंगे मेरे को काम नहीं मिला, तो फिर आपको क्या मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। और इसको पढ़ने को कहाँ मिलेगा? तो धारा 7 में। मनरेगा जो अधिनियम 2005 में बना था, अगर उसकी धारा 7 को पढ़ेंगे तो हमें किसका उल्लेख मिलेगा? बेरोजगारी भत्ता का उल्लेख मिलेगा। इतनी बात स्पष्ट है? चलें आगे की तरफ। हाँ, तो अभी देखेंगे इस जो बेरोजगारी भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता से संबंधित
दायित्व किस पर है? तो राज्य सरकार पर। इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता का निर्णय लेने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राज्य सरकार को। तो देखिए यहाँ पर अभी राज्य सरकार ही बेरोजगारी भत्ता के दर का निर्धारण करेगी। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि बेरोजगारी भत्ता के दर का कितना मिलना चाहिए, इसका डिसीजन केंद्र सरकार नहीं लेगा। कौन लेगा? तो राज्य सरकार लेगा कि उसको कितना मिलना चाहिए। समझ रहे हैं? दूसरी बात, बेरोजगारी भत्ता का दर का निर्धारण तो हो गया, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा? इसके लिए नियम भी कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार ही बनाएगी। तो अपने दिमाग में बसा लीजिए कि बेरोजगारी से संबंधित जो भी पावर है किसको है? तो स्टेट गवर्नमेंट को है, न कि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। समझ रहे हैं? मनरेगा कानून में यह दायित्व किसको दे दिया गया है? राज्य सरकार को। तो बेरोजगारी भत्ता से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास होएगी? तो राज्य सरकार के पास होएगी। तीसरी बात, समझ गए इतना? तीसरी बात देखते हैं। तो राज्य सरकार ही बेरोजगारी भत्ता के लिए बजट का आवंटन करेगी। बजट का आवंटन करेगी। तो बेरोजगारी भत्ता के वित्त पोषण का भी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? राज्य सरकार के ऊपर है। तो ये तीन बातें आप ध्यान रखिएंगे। इसको कथन में बनाकर आपसे पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी भत्ता का निर्धारण कौन करेगा और बेरोजगारी भत्ता से संबंधित नियम कौन बनाएगा और बेरोजगारी भत्ता के लिए बजट का आवंटन कौन करेगा। ठीक, तो जरा इसको लिखिए। समझ गए इतनी बात? यहाँ लिखी गई बात में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछिए। हो गया? चलें आगे। छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता। अब छत्तीसगढ़ ने बेरोजगारी भत्ता नियम बनाया है। कब का है? तो 2013 का। महत्वपूर्ण बिंदु 2013 भत्ता नियम कब बना? 2013 में। एक फैक्ट में ये आएगा, समझ रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता का नियम वर्ष क्या है? 2013, 2012, 2011, 2010। तो सही उत्तर क्या लगाओगे? 2013 लगाओगे। अभी आइए थोड़ा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी अगर किसी को कार्य नहीं मिला, कार्य की मांग करने के 15 दिन के पश्चात, तो उसको जिस दिन से बेरोजगारी भत्ता देना शुरू हुआ उसके प्रथम 30 दिन तक, उसके प्रथम 30 दिन तक जितना मजदूरी दर था, जितना मजदूरी दर है उसका कितना मिलेगा? तो 1/4। 1/4 किसका? तो मजदूरी दर का। मजदूरी दर अभी बता नहीं रहे हैं, बताएंगे इसको हम। मजदूरी दर कितना है? तो मजदूरी दर का क्या होएगा? 1/4 होगा। थोड़ा अगर इसको गणितीय रूप में देखें तो मजदूरी दर मान लें कितना रुपए है? तो 200 रुपए है। तो उसको प्रथम दिन में कितना मिलेगा? तो गुणा भाग कर लेते हैं, तो 1 कट जाएगा और कितना रुपए उसको मिलेगा? तो 50 रुपए मिलता रहेगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। अभी इस 30 दिन के बाद, 30 दिन के बाद शेष वित्तीय वर्ष, क्योंकि 100 दिन का जो
ऑब्लिगेशन है वो कब कब के लिए है, तो एक वित्तीय वर्ष। परिभाषा में ध्यान रखिएगा, वो जो 100 दिन है वो कब तक, एक वित्तीय वर्ष तक, समझते हैं। तो अभी इसको और वित्तीय वर्ष में तो फिर 100 दिन इसका चालू हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो शेष समय बच जाएगा उस वित्तीय वर्ष का, शेष वित्तीय वर्ष की अवधि में उसको कितना मिलेगा, तो आधा मिलेगा। अब थोड़ा ज़्यादा मिलने लगेगा, बोलिए आधा हो गया तो ये कितना आ जाएगा, बुढ़ा भाग करेंगे तो 100 रुपये आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो बाकी उसको कितना मिलता रहेगा, तो 100 रुपये मिलता रहेगा। अभी देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपवाद है, यानी कब कौन बेरोजगारी भत्ता के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो देखते हैं कि कब नहीं होगा बेरोजगारी भत्ता के लिए, समझ रहे हैं। जब वह एक वित्तीय वर्ष में, जब वह एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का, इसको थोड़ा और मानक रूप में लिखें तो एक वित्तीय वर्ष में परिवार के सभी वयस्कों का कुल मिलाकर रोजगार अवधि 100 दिन हो गई हो, और अगर उसके एक पहले ही बोला था परिवार क्या है, एक यूनिट है। अगर उसके परिवार ने, अगर मैं पांडुरंगा और मेरी पत्नी माधुरी देवी दोनों को मिला के 100 दिन का मिल चुका है, फिर जाके मैं बोलूँ मुझे बेरोजगारी भत्ता दो, तो बोलेंगे पहली फुर्सत में निकल लो, क्योंकि तुम 100 दिन का रोजगार क्या कर चुके हो, प्राप्त कर चुके हो। तुम्हारा परिवार अब आगे जो बेरोजगारी भत्ता है आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, समझ रहे हैं। बोलो, अभी बेरोजगारी भत्ता अगर सरकार दे रही है, अगर बेरोजगारी भत्ता की राशि, कुल राशि, बेरोजगारी भत्ता की कुल राशि अगर 100 दिन के बराबर हो गई, अगर 100 दिन में जितना पैसा मिलता और बेरोजगारी भत्ता से उतना पैसा मिल चुका है, तो फिर आगे बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी, समझे इस बात को। अभी मेरे को पैसा दे रही है सरकार, दे रही है मेरे को एक पास, मान लीजिए मेरे पास एक अमाउंट आ गया, कितना, 4000 रुपये, ठीक। अभी अगर मैं 100 दिन काम करता तो मुझे कितना मिलता, 4000, तो अब मुझे सरकार आगे पैसा नहीं देगी। या मान लीजिए अगर मैं 100 दिन काम करता तो मुझे कितना मिलता, 4500, अभी मुझे कितना मिल चुका है, 4000, 500 मुझे और मिलेगा, इसके आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 दिन के रोजगार करने में उतना ही पैसा मिलता, समझ रहे हो। तो जो बेरोजगारी भत्ता की राशि होगी वो 100 दिन के मजदूरी की राशि से अधिक नहीं होगी, समझ पा रहे हो इस बिंदु को। लिखो जरा। हाँ, हाँ, मजदूरी दर पहले ही बोला, मजदूरी दर के बारे में बताएंगे अभी। मजदूरी दर में अभी आपको केंद्र सरकार को जानना पड़ेगा, केंद्र सरकार एक डिसाइड कर देती है, फिर राज्य सरकार उसमें अपना कुछ योगदान करके बढ़ा देती है। कैसे, एमएसपी के जरिए। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, फिर सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देके स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा देती है। तो इसमें ही मजदूरी में हम लोग दर में देखेंगे कि मजदूरी दर का प्रोसेस क्या है, क्योंकि अभी थोड़ा क्या है, विषयांतर हो जाएगा, समझ रहे हैं। जो प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं ना, ठीक उसी तरीके से बात हो जाएगी कि चर्चा करने बैठे हैं गरीबी रेखा पर और कर रहे हैं रेखा की गरीबी पर, तो विषयांतर हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझ रहे हैं। चलें आगे। तो इतनी बात समझ गए बेरोजगारी भत्ता को लेकर। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता नियम कब का बना हुआ है, तो 2013 का। बेरोजगारी भत्ता में प्रथम 30 दिवस में कितना दिया जाता है, 1/4, और बाकी के समय में कितना दिया जाएगा,
आधा दिया जाएगा शेष वित्तीय वर्ष की अवधि में। अभी वित्तीय वर्ष खत्म हो गया तो फिर आप मांग नहीं सकते। और अगर किसी परिवार ने कुल मिलाकर 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर लिया हो तो फिर वो आगे एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए इतनी बात को? हाँ, अभी ये जरा सोचिए आप लोग कि अगर किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तब वो क्या करेगा, किसके पास जाकर शिकायत करेगा, तो वो भी हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो अभी बेरोजगारी भत्ता के लिए बेरोजगारी भत्ता का संपूर्ण या दायित्व किसके पास रहेगा, तो कार्यक्रम अधिकारी के पास रहेगा, प्रोग्राम ऑफिसर के पास रहेगा, कार्यक्रम अधिकारी। तो देखिए अभी मनरेगा में इसके अंतिम में प्रशासनिक ढांचा को देखेंगे विस्तार में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ग्राम पंचायत पर मनरेगा के लिए जो डेडिकेटेड ऑफिसर है उसे कहते हैं ग्रामीण रोजगार सेवक। और ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, विकास खंड यानी जनपद पंचायत के स्तर पर, समझ रहे हो, विकास खंड स्तर पर अंग्रेजी में क्या, तो ब्लॉक लेवल पर कार्यक्रम अधिकारी होता है। तो ये कार्यक्रम अधिकारी जो बात कर रहे हैं ना, समझ रहे हो, तो ये जो कार्यक्रम अधिकारी है इसके यही पूरा काम देखेगा किसका, तो बेरोजगारी भत्ता को। अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो जाकर अपना शिकायत कहाँ दर्ज करेगा, तो कार्यक्रम अधिकारी के पास। इसीलिए तो ये जो कार्यक्रम अधिकारी है ये किसके रूप में कार्य करता है, तो शिकायत ग्रीवेंसेस निवारण अधिकारी के रूप में यह कार्य करता है। आमतौर पर अभी जो जनपद पंचायत होता है, जनपद पंचायत में बहुत सारे ग्राम पंचायत आएंगे एक विकास खंड में, बोलो, तो उन सभी पंचायतों की जो भी रिपोर्ट आती है तो सबसे पहले उसको एग्जामिन कौन करता है, तो कार्यक्रम अधिकारी करता है। फिर जब इसका एग्जामिन हो जाता है तो आगे फिर डीईओ, फिर सीईओ, फिर वो आगे कहाँ के पास जाएगी, तो राज्य सरकार के पास जाएगी। अगर कोई ऐसा केस हो गया कि किसी व्यक्ति ने आवेदन किया किसके पास, तो कार्यक्रम अधिकारी के पास, कि मेरे को बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रही है या मिलने में विलम्ब हो रहा है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तब उस केस में जो कार्यक्रम अधिकारी होगा पूरा उसका एक दस्तावेज बनाएगा कि इस ग्राम पंचायत में या इस विकास खंड में कुल इतने मामले आए हैं जिन मामलों में बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया या देने में क्या हुआ, विलम्ब हुआ। ऐसी रिपोर्ट बनाएगा और उसमें उस रिपोर्ट में कारण भी लिखेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर उस पूरे रिपोर्ट को कहाँ भेजेगा, जिला पंचायत, और जिला पंचायत के बाद वो आगे कहाँ चली जाएगी, राज्य सरकार। फिर राज्य सरकार उसको एग्जामिन करेगी, फिर आगे जो भी दिशा निर्देश देना होगा सरकार देगी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अभी राज्य सरकार को पता चलना चाहिए कि क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है बेरोजगारी भत्ता में। अगर वो राज्य सरकार तक बात नहीं पहुंचेगी तो सरकार नहीं जान पाएगी कि मनरेगा के क्रियान्वयन में क्या क्या समस्याएं हैं। इसीलिए दस्तावेजीकरण क्या है, जरूरी है। दस्तावेजीकरण कम काम आते हैं, अध्ययन में काम आएगा। मनरेगा की प्रभावकारिता को दक्ष बनाने में कार्य आएगा। पता तो चलेगा कि मामले में हुआ क्या है, क्यों उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया, देने में विलंब क्यों हो रही है। तभी तो धीरे धीरे चीजें क्या होती हैं, समस्याओं को दूर करने से ही तो चीजें प्रभावी बनती हैं। और समस्या को हल करने से पहले क्या पता होना, समस्या का पता होना। समझ रहे हैं। तो सरकार ये सारी चीजें, ये जो रिपोर्टिंग होती है, ये जो दस्तावेजीकरण होता है, इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रभाव है मनरेगा को प्रभावी बनाने में। आज लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गए मनरेगा को,
तो अभी इसमें लगातार इसका भी क्या हुआ होगा, इसका भी एक विकास प्रक्रम होता है। इस प्रकृति में हर चीज का क्या होता है, एक विकास प्रक्रम होता है। आपका भी एक विकास प्रक्रम है, हर किसी का एक विकास प्रक्रम होता है। इस प्रकृति में कोई भी चीज अवतरित नहीं होती। आज जो चीज भी देख रहे हैं अपने आँख के सामने, स्वयं अपने को देख लीजिए, जैसा बचपन में दिखते थे अभी नहीं दिखते होंगे। आपका गली मोहल्ला जैसा बचपन में दिखता होगा अभी नहीं दिखता होगा। भालू जैसा दिख रहा है 10,000 साल पहले वैसा नहीं होगा। कुत्ता तो थे ही नहीं, कुत्ता तो भेड़िया था, भेड़िया से क्या बना, वो कुत्ता बनाए हम लोग। कोई भी चीज एक विकास के प्रक्रम से गुजरती है। उसी विकास के प्रक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए जो दस्तावेजीकरण है बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो ये जरूर लिखिएगा कि ये जो कार्यक्रम अधिकारी होगा बेरोजगारी भत्ता के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। समझ गए इतनी बात? अभी मनरेगा के एक उद्देश्य में हम लोग पढ़े थे कि मनरेगा में लोगों को रोजगार तो दिया गया है 100 दिन का, और अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अगर किसी को वन पट्टा मिला हुआ है तो उसको 150 दिन ऐसा लिखा हुआ। बाकी राज्य सरकार उसमें अपना परिवर्तन कर सकते हैं। किसी भी केस में 100 से कम नहीं कर सकते, 100 से ज़्यादा जितना मर्जी करे। अगर आपके पास पैसा है तो करिए, नहीं तो मत करिए, लेकिन 100 दिन तो करना पड़ेगा। और अगर वन पट्टा वाला है तो 150 दिन आपको करना पड़ेगा। बोलिए, अब मनरेगा के तहत जो भी कार्य किए जाएंगे, उद्देश्य में ये क्या लिखवाया था बाद में कि टिकाऊ एवं गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्ति बनना चाहिए। जब भी कोई कार्य होगा तो कोई ना कोई एसेट बनेगी। वो एसेट, कुछ एसेट तो प्राइवेट होंगे, जैसे पांडुरंगा ने अपना डबरी सैंक्शन कराया था, तो वो जो डबरी है वो एक प्राइवेट एसेट है, लेकिन उससे क्या बना, एक सिंचाई का अवसंरचना निर्मित हुआ। समझ रहे हैं? और कुछ एसेट कैसे बनेंगे, तो सामूहिक, जो ग्राम पंचायत के रहेंगे। जैसे अभी गौठान हो गया, अगर सरकारी जमीन में है तो ग्राम पंचायत की संपत्ति हुई, भले उसका संचालन कौन कर रहा है, महिला स्वयं सहायता समूह कर रही है, लेकिन जो वो एसेट परिसंपत्ति बनी है वो किसकी है, सरकार की है। बोलो, अभी तो केंद्र सरकार यही कह रही ना, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लगातार अपने चीज़ों को बेचती जा रही है, रेलवे को। लेकिन बार बार सीतारमन जी क्या करी कि हम लोग किस में दे रहे हैं, लीज में दे रहे हैं, एक समय बाद उनसे वापस ले लेंगे। तो वैसे ही गौठान को अभी किसको दिया गया है, महिला स्वयं सहायता समूह। कोई अच्छा कार्य नहीं करती तो उसको भी पहली फुर्सत में निकाल देते हैं, फिर दूसरी महिला स्वयं सहायता समूह को लाते हैं। बोलो, तो अभी जो भी परिसंपत्ति बनेगा वो कैसा होना चाहिए था, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण, एक उद्देश्य में था। तो जब भी सरकार इस मनरेगा के तहत कार्य देगी तो कार्य की प्रकृति क्या होएगी, ये भी हम लोगों को थोड़ा सा देखना ही चाहिए। कार्य की प्रकृति, तो कार्य की प्रकृति में भूमि, जल एवं वृक्षारोपण के जरिए कृषि संबंध परिसंपत्तियों से जुड़ा होना चाहिए। मनरेगा के तहत जो गतिविधि है वो किससे जुड़ी होनी चाहिए, तो कृषि से जुड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य गतिविधि क्या है, तो कृषि क्षेत्र है। अगर तो इसीलिए अभी जो भी कार्य करना है किससे जुड़ा होना चाहिए, कृषि से। डैम बनवा दिए, समझ रहे हो। अभी जो कच्ची रोड थी उसको क्या बनवा दिए, पक्की रोड। तभी तो लेके जाएंगे लोग बैल वैल अपना सामान, खाद वाद। बोलिए, नहीं तो बड़ी समस्या होती है। अभी जिसका खेत बीच में फंस जाता है, अगर किसी का पहले रोपा लग गया तो अब वो कुछ ले ही नहीं जा पाता बीच में, क्योंकि फिर लड़ाई झगड़ा हो जाती है। लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग फिर कई पीढ़ियों को याद करते हैं, बड़ी समस्या हो जाती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो कैसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी होनी चाहिए।
एक बात और बताएं हम आपको, रिसोर्सेस संसाधन एक बहुत व्यापक शब्द है। दो तरीके के संसाधन होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। आप स्वयं में एक संसाधन है इस देश के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेस। अभी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन क्या होता है? सीमित। संसाधन की प्रकृति ही क्या होती है? सीमित। अभी जब हमारे पास कोई चीज़ सीमित होती है, यह आश्वासन मिल गया कि अब 15 दिन का मेरे को 100 दिन का रोजगार मिल जाएगा, और वन पट्टा है तो मेरे को 150 दिन का रोजगार मिल जाएगा, और अगर सूखा क्षेत्र में हूं तो 200 दिन का रोजगार मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में कब से 150 दिन का रोजगार दिया जा रहा है? 2013-14 से। यह जो वर्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो 2013-14 से 150 का रोजगार छत्तीसगढ़ वालों को मिल रहा है, बाकी स्टेट वालों को 100 दिन ही मिलता होगा या जो भी है, समझ रहे हैं। और अगर सूखा प्रभावित क्षेत्र है तो 200 दिन का मिलेगा, समझ गए। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता नियम कब तक बना हुआ है? कब का? 2013 का बना हुआ है, ठीक। और बेरोजगारी के लिए नोडल अधिकारी कौन है? तो कार्यक्रम अधिकारी है, ठीक, प्रोग्राम ऑफिसर कहते हैं। तो सबको जाकर अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी और चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार विश्वास करिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, समझ रहे हैं। मैं कुछ चीज छोड़ने वाला नहीं, थोड़ा समय लूंगा, लेकिन छोड़ने वाला बात कुछ भी नहीं है। तो कोई ऑब्जेक्टिव बुक सब खरीद, कल भी मैं बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ले आइए, सॉल्व करिए और कुछ पढ़िए मत। ऑब्जेक्टिव इसी को बार बार पढ़िए, समझ रहे हैं। अभी एक रील्स वायरल होता है, एक शिक्षक है दिल्ली के, वो वाले जो कहते हैं ओझा, उन्होंने क्या बोला कि वे लोग परेशान हैं जो दुर्योधन की तरह सबसे शिक्षा लेते रहते हैं। वो सफल है जो कृष्ण से एक व्यक्ति पर विश्वास करता है और उसकी बातों को मानता है। अगर आज से बचपन तक अगर आपने एक टीचर की भी बात पूरी तरीके से मान ली होती ना, तो स्थिति आज कुछ और होती। हम लोग सभी की बातें सुनते हैं,
अलग अलग, लेकिन मानते किसी की भी नहीं है। तो जीवन में एक को पकड़ना है और उसकी बातों को अप्लाई करना है। परिवर्तन कब आता है? सुनने से नहीं, करने से आता है। समझ रहे हो? एक सफल व्यक्ति सामान्य व्यक्ति में बस अंतर यही होता है कि सफल व्यक्ति और ऐसा नहीं है कि उसने गूढ़ रहस्य जान लिया है प्रकृति के, उतना ही चीजें जानता है जितना कि आप, लेकिन बस फर्क यह है कि उसने उसको क्या कर दिया, अपने जीवन में अप्लाई कर दिया। हम लोग नहीं कर पाए, तो लेकिन कर सकते हैं। लोकतंत्र है भाई। चले, और हाँ, और अभी जल्दी मैं ऑब्जेक्टिव तैयार कर लूंगा तो ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, ठीक? या शनिवार को ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, जो भी हफ्ते भर में पढ़े हैं तो शनिवार को सॉल्व कर लेंगे।